न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में क्या बोला गया है? जब हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी मिल करके काम करती है कि कोई एक ऑर्गन काम करता है? मिल के काम करती है। जब भी कोई काम हम करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटेड होता है कि अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, ताकि बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके। ताकि बॉडी की होम्योस्टेसिस क्या हो सके? मेंटेन। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। हमारी बॉडी का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। मतलब कोई भी काम मिलजुल करके कोऑर्डिनेटेड वे में करना है बॉडी को। इससे क्या मेंटेन होगा? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट यानी बॉडी के अंदर कांस्टेंसी को मेंटेन करने को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर, मिलकर मतलब इंटरेक्ट करके कॉम्प्लीमेंट करें। किसको कॉम्प्लीमेंट करें? एक दूसरे के फंक्शन को, फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल करके किसके काम को सपोर्ट करें? एक दूसरे के काम को सपोर्ट करें। जैसे जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज जब करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, या कुछ उठाते हैं, या कुछ भारी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या दिखता है? तो हमारी बॉडी के अंदर किसकी डिमांड बढ़ जाती है? एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और एनर्जी चाहिए किसको? मसल को। एनर्जी चाहिए किसको? मसल को, ताकि मसल की एक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके। ये एनर्जी किसको चाहिए? मसल को। क्या करने में? काम करने में। ये काम करेंगे तभी तो क्या होगा? ये एनर्जी खर्च होगी, तभी हमारा एक्सरसाइज हो पाएगा। इसके लिए अब हमें एनर्जी ज्यादा देनी है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को एन एरोबिक रेस्पायरेट करेंगे तभी जाके 38 एटीपी मिलेगा। एक ग्लूकोज से कितना एटीपी मिलेगा? इसी तरह फैट से मिल सकता है, इसी तरह प्रोटीन से भी मिल सकता है, इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड से भी मिल सकता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बताइए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चाहिए। याद आ रहा है कुछ? और प्रोसेस का नाम था ईटीएस। लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर। तो एनर्जी जो डिमांड है उसके लिए हमें ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ा। लिखा है ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई करता कौन है? करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेट बढ़ जाना चाहिए कि घट जाना चाहिए? अच्छा, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई ज्यादा कर रहा है तो खून ज्यादा भेजना होगा। खून ज्यादा भेजना होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अच्छा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और कहां पे बढ़ेगा? हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड, हार्ट तेजी से काम करेगा तभी तो ब्लड सप्लाई करेगा, और ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। किसको? मसल्स को। तभी तो मसल फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएगी। मसल को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट खून से सप्लाई होगा। न्यूट्रिएंट्स खून से सप्लाई होगा। खून कहां से सप्लाई होगा? खून पंप करता है कौन? हार्ट। और हार्ट पंप कहां करेगा? ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स आपको पता है हर जगह होती है, हर जगह, हर ऑर्गन में ब्लड वेसल्स है। इस तरह से देखिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इसको मिल गई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और जो जो जरूरतें थी सब मिल गई। जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है, स्टॉप, तो सारी चीजें सामान्य एक्टिविटी में आ जानी चाहिए। यानी एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, नर्व्स कम, सामान्य हो जानी चाहिए। लंग्स जो अभी बहुत तेजी से सांस ले रहे थे, सामान्य सांस हो जाएगी। हार्ट 72 बार धड़कने लगेगा, पहले ज्यादा बार धड़क रहा था, ज्यादा खून पंप कर रहा था, अब कम कम खून पंप करेगा। किडनी, अब किडनी क्यों काम करने लगी? जब मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो पैदा होगा। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बढ़ेगा। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो किडनी का भी तो लोड बढ़ेगा। आप बताइए CO2 ज्यादा निकलेगी कम निकलेगी? तो CO2 हम लोग फेफड़े से छोड़ देंगे, लेकिन बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया ज्यादा बनेगा, जैसे अब यूरिक एसिड ज्यादा बन सकता है, अमोनिया ज्यादा बनेगा, मिनरल्स कुछ इधर उधर डिसबैलेंस होंगे,
ठीक है, हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज किया तो पानी भी पियोगे, पसीना भी बहेगा, तो पानी भी पी रहे हैं, पानी पी रहे तो ये सब किडनी से ही तो निकलेगा। लिखा है धीरे धीरे रिटर्न हो जाता है कि अचानक से? चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं और धीरे धीरे घटती है। ऐसा नहीं होगा आपका एक्सरसाइज करोगे हार्ट बीट अभी 72 है पहुंच गया 172, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे धड़कन बढ़ती है क्योंकि बॉडी पे लोड भी कैसे है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे आ जाएगी, ग्रेजुअली का मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वापस आ जाएगी। अब आपने क्या देखा, जब जरूरत थी तो इन लोगों ने सपोर्ट किया, जब जरूरत खत्म हो गई तो इन लोग नॉर्मल हो गए। ये सब किसने किया, ये सब पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया किसने, नर्वस सिस्टम ने। नर्वस सिस्टम ने सभी सिस्टम को मिला जुला कर एक साथ काम करने पे मजबूर किया। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के काम में सपोर्ट नहीं करते और तब सब मरते। कौन मरता, सब मर जाते भाई। एक भी ऑर्गन हमारी बॉडी का, एक लिवर खराब हो गया मर गया, एक हार्ट फेल हो गया मर गए, ठीक है ना, बीपी बढ़ गई, ब्रेन में नसें फट गई मर गए, ब्रेन काम करना बंद कर दिया। इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और ये मिलजुल कर ही किया जा सकता है। इसका मतलब लिखा है आगे, द फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। यानी जब कोई भी काम करेंगे तो सारे सिस्टम मिलके काम करेंगे और जब काम खत्म हो जाएगा तो सारे सिस्टम सामान्य हो जाएंगे। राइट, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एक और है जो अगला वाला है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगला वाला केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी दो सिस्टम मिलके काम करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। ये बहुत फास्ट काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है और ये बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं करता, सेल टू सेल काम करता है, क्योंकि नर्व की सप्लाई सेल के अंदर नहीं होती। नर्व की सप्लाई सेल के अंदर होती है कि नहीं होती, नहीं होती। क्या नर्व की सप्लाई सेल तक होती है, नहीं, तो फिर वहां तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, वहां करेगा हार्मोन। हार्मोन सेल के या तो अंदर जाके काम करते हैं या तो सेल की बाउंड्री पर बंध के काम करते हैं। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलर है, एक इंट्रा सेलर, आपको पता ही होगा अगले चैप्टर में, यानी कि एक दो दिन बाद वो भी हो जाएगा। दोनों मिलके काम करता है कि अलग अलग? ये बहुत तेज काम करेगा, ये बहुत स्लो काम करेगा। ये सेलुलर लेवल पे काम नहीं करता, ये सेलुलर लेवल पे काम करेगा। ये बहुत तेजी से काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। लेकिन दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा, एक अकेला काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और दोनों कोऑर्डिनेट होकर के काम करेंगे, लिखा है ना, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट। कोऑर्डिनेट भी करेंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, इंटीग्रेट का मतलब मिलजुल कर भी काम करेंगे, ठीक है ना। इसी वजह से सारे ऑर्गन्स मिलके कोई भी फंक्शन को सिंक्रोनाइज फैशन में करते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब मिले जुले रूप में। बताइए, सभी ऑर्गन मिलजुल कर काम करते हैं, इनको कोई एक सिस्टम नहीं चलाता। कौन सिस्टम चलाते, दो। इस चैप्टर में हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। समझ में आई बात? अब इन्होंने कहा न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का बना होता है। ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है कि अनऑर्गेनाइज्ड? ऑर्गेनाइज्ड है भाई, हाथ में गया, इधर गया, उधर गया, सर में गया, आंखों में गया, कान में गया। ऑर्गेनाइज नहीं है क्या? ऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड की नॉन ऑर्गेनाइज्ड? अभी एक वर्ड बोला था, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है कि सेल टू सेल? पॉइंट टू पॉइंट की सेल टू सेल? तो पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा। पॉइंट टू पॉइंट, ये वर्ड अभी फिर बोलूंगा। अभी देखिएगा, एक ए पॉइंट एनसीईआरटी बनाएगी, एक बी, एक सी और एक डी, समझाने के लिए। अभी आगे जब पढ़ेंगे अगले पेज पे तो अभी पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा। ए से बी पे जाएगा, बी से सी, सी से डी एंड सो ऑन, ऐसे पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन तक। फिर लिखा है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट करता है। और मैंने ये भी वर्ड बोला था, क्विक की स्लो? क्विक, जबकि वो कैसा काम करता था, स्लो। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेट करेगा, ये कर रहा है न्यूरल इंटीग्रेशन, वो कर रहा है केमिकल इंटीग्रेशन। और मैंने नाम लिया था केमिकल का, हार्मोन। हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर भी कहते हैं, ठीक है ना। और हार्मोन्स वाले चैप्टर में कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के नाम भी पढ़ेंगे, राइट। इन दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन को एम्फसाइज करोगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन को समझेंगे, और नर्व इंपल्स कैसे क्रिएट होती है और कैसे आगे जाती है। देखिए, हम अपने नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी सीएनएस, वीएनएस और एएनएस।
फिर कह रहा है हम उस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे जैसे नर्व कोऑर्डिनेट करती है, यानी कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स पैदा कैसे हुई पहले ये समझेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ी वो समझेंगे। पहले पैदा कैसे हुई वो समझेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ी फिर वो समझेंगे। और फिर इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा साइनेप्स से। साइनेप्स क्या होता है? दो जंक्शन, यानी कि दो नर्व के बीच का जंक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है साइनेप्स। साइनेप्स अलग होता है, साइनेप्सिस अलग होता है। साइनेप्सिस वर्ड कहां पढ़ा है आपने? पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे? अगर पेयर कर गए तो इस प्रोसेस का नाम सिनेप्सिस। याद आया? सिनेप्सिस। और कौन से स्टेज में होती है? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये होती है जाइगोटीन में। जाइगोट का मतलब ये होता है पेयरिंग करना। और जब पेयरिंग हो जाएगा तो इस यूनिट को बोलते हैं बाइवेलेंट। सही है? बाइवेलेंट। और बाइवेलेंट को ही आगे टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट को ही आगे, एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमैटिड? 4। बिल्कुल सही। अब यहां से चालू होता है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन होगा। नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल is composed of highly specialized cell. Nervous system of all the animal is composed of highly specialized cell. जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में जो भी नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। किस मामले में स्पेशलाइज होती है? एक्साइटेबल होती है। अभी अगले पेज पे पढ़ोगे एक्साइटेबल होती है। जैसे ही संवेदना दोगे एक्साइटेड हो जाएगी, संवेदना देना बंद कर देंगे नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी एक्साइटेबल सेल होती है। और इन्हीं को बोलते हैं न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, उनको बोला गया है न्यूरॉन्स। ठीक है? न्यूरॉन्स क्या क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती चीजों को, डिटेक्ट यानी पहचानती है। ठीक है? रिसीव कर सकती है, जैसे यहां लाइट को रिसीव करके देख रही है, आवाज को रिसीव कर रही है, टच को फील कर सकती, प्रेशर को फील कर सकती है, कोल्ड और हीट को फील कर सकती है। यानी रिसीव भी करेगी इनको और इसको डिटेक्ट भी करेगी। मतलब जो भी संवेदनाएं आ रही है उनको क्या करेगी? रिसीव, और रिसीव करने के बाद डिटेक्ट भी करेगी। डिटेक्ट करने के बाद ट्रांसमिट भी कर सकती है इन स्टिमुलस को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। क्या? पहले रिसीव, फिर डिटेक्ट और फिर ट्रांसमिट। रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट। आपकी बॉडी ने ठंड को रिसीव किया, फिर पहचाना कितनी ठंड है, और उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है? फिर क्या बोला? नर्वस ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा लोअर इनवर्टिब्रेट में। पहला क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम एकमात्र एनिमल किंगडम फाइलम में नहीं होता। कौन सा फाइलम? पोरीफेरा। पोरीफेरा को छोड़ के सब में होता है। यानी नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ सीलेंट्रेटा से, लेकिन उसमें नर्वस सिस्टम पहली बार बना तो बहुत प्रिमिटिव है कि बहुत एडवांस बना होगा? बहुत ज्यादा प्रिमिटिव बना होगा। प्रिमिटिव यानी कम विकसित। तो नर्वस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल। कहां पे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। लोअर इनवर्टिब्रेट, ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, यहां तक काफी सिंपल था। जैसे हाइड्रा सीलेंट्रेटा का मुख्य मेंबर है और इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। बस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होती है, और वो भी न्यूरॉन्स किसी निश्चित दिशा में इंपल्स को नहीं भेजती। निश्चित दिशा में कि अनिश्चित दिशा में? निश्चित की अनिश्चित दिशा में। इसमें ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए पोलर न्यूरॉन्स पूछा जाए, ए पोलर को अपन नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। ए पोलर का दूसरा नाम, हम लोग के पास पोलर है, इनके पास कैसा है? इनके पास नॉन पोलर है, मतलब पोलैरिटी फिक्स नहीं है। मतलब संवेदना किधर जाएगी पता नहीं, आप हमें कहीं से भी टच करो संवेदना ब्रेन में ही जाएगी, फिक्स है दिशा। ठीक है ना? आप कहीं भी देखो, आंखों से देखोगे ब्रेन की तरफ ही जा रही है, पहले कान से सुनेंगे ब्रेन को ही पहले भेजा जा रहा है संदेश, ब्रेन सबको भेजेगा वापस से रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब हमारे पास तो पोलैरिटी है, इनके पास पोलैरिटी नहीं है। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम और बेहतर होता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का मेंबर, जब लोअर इनवर्टिब्रेट बोलता है इसका मतलब आर्थ्रोपोडा के पहले की बात हो रही है। जब वो बोल रहा है कि बेहतर कहां से हुआ, तो आर्थ्रोपोड से बेहतर हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे आपके हाथ पे बैठ गया, अब आप निशाना लगाए रहो, मरेगा नहीं। बहुत सटीक निशानेबाज हो, है ना, तो फिर भले वो मर जाएगा, अदरवाइज नहीं मरेगा, है ना। मरता है बहुत निशानेबाज हो, बैठ के निशाने ही लगाना जानते हो तो फिर मरेगा। वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट along with the, ब्रेन प्रेजेंट होता है along with the number of ganglion,
यहां पे क्या है देखो, इनके लिए बोल रहा है, हमारे लिए नहीं बोल रहा है। इनके पास यानी इनवर्टिब्रेट्स के पास गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन होता है, गैंग्लियोनेटेड की नॉन गैंग्लियोनेटेड, और हमारे पास कैसा होता है, नॉन गैंग्लियोनेटेड। इनके पास गैंग्लियॉन्स, गैंग्लियॉन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो स्वेलिंग बना लेता है उसे बोलते हैं गैंग्लियॉन। तो क्या बोला, इनमें होगा गैंग्लियोनेटेड, अपने पास हम लोग वर्टिब्रेट है, हमारे पास होगा नॉन गैंग्लियोनेटेड। और इनके पास न्यूरल टिश्यू होता है, हमारे पास न्यूरल टिश्यू से भी एडवांस न्यूरल टिश्यू, न्यूरल ऑर्गन सिस्टम, ये सारे हो जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में ज्यादा डेवलप्ड होगा, बिल्कुल सही बात है, अभी मैं बात ही कर रहा हूं उसकी। तो वर्टिब्रेट्स में गैंग्लियोनेटेड की नॉन गैंग्लियोनेटेड, और न्यूरल टिश्यू तक सीमित था कि हमारा ऑर्गन सिस्टम तक आ गया, ऑर्गन सिस्टम तक आ गया। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये इस तरह से अगर आप देखो, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं सीएनएस, क्योंकि ये सेंटर में है, ये सेंटर लाइन बना रहा है, एक्सिस के अलोंग पास हो रहा है ये ब्रेन, और इधर से पास हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रेनियल बोन, याद है ना कल बताया था, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन 8 थी और वर्टिब्री थी 26, याद आया। तो एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आ गया देखो क्या, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीजें आएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सीपीयू होता है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का कंप्यूटर में एक यूनिट लगी होती है अलग से, सीपीयू, जैसे वो उसकी यूनिट ये रखी हुई है सीपीयू, ये सीपीयू, वो मदर मतलब टीएफटी, टीएफटी, तो सीपीयू ये हो गया, और वो तो सारा कमांड कहां से आ रहा है, सीपीयू से। सारे काम कौन कर रहा है, वो तो केवल पिक्चर दिखा रहा है, बस वो केवल पिक्चर दिखा रहा है। इसमें भी सीपीयू लगा है, इसका सीपीयू पीछे, ये देखिए इसके एंटीनास दिख रहे हैं आपको, तो इसमें भी सीपीयू लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इज द साइट ऑफ सीपीयू नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिट नहीं है, हमारा ब्रेन कोई मरा हुआ चीज नहीं है जो यूनिट बोल सकते हैं, इसलिए यूनिट मत बोलो, क्या बोलो, ऑर्गन। सीपीयू की जगह सीपीओ, सीपीओ का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन, इन्होंने ऐसे प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल बोल दिया है, आप बोलो सीपीयू, आगे लिखा है, आगे लिखा है। तो प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यहीं से कंट्रोल होता है। अच्छा, पीएनएस क्या होता है, देखो यहां से कुछ नर्व निकल रही है, यहां से कुछ नर्व निकल रही है या वापस आ रही है, कुछ भी कह सकते हो, निकलती भी है वापस भी आती है, निकलती भी है वापस भी आती है, यहां से कुछ नर्व निकल रही है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। जो नर्व ब्रेन से रिलेटेड हो उसे क्या बोलेंगे, जो यहां से निकल रही है उसे क्या बोलेंगे। और ये दोनों सीएनएस पे नहीं आएंगे, कहां आएंगे, पीएनएस। पीएनएस कंप्राइज ऑल द नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकलती है, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पीएनएस। और नर्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, फार्मूला सुनिए, सेम फार्मूला सुनिए, सेम। एस फॉर सेंसरी नर्व, उसी को एफरेंट नर्व भी कहते हैं, सेंसरी नर्व का दूसरा नाम। अच्छा, अब आपने यहाँ पे पिन चुभोया, यहां से संवेदना जो नर्व लेके चली गई उसे बोलते हैं सेंसरी नर्व, क्या बोलते हैं, यानी कि टिश्यू से संवेदना सीएनएस तक कौन लेके जा रहा है, सेंसरी। अच्छा, ब्रेन ने आदेश दिया हाथ हटाओ नहीं तो पिन दोबारा चुभ हो जाएगा, तो यानी ये किसने आदेश दिया, मोटर। तो सेंसरी, सेंसरी क्या लेके गई ब्रेन की तरफ, अगर कोई चीज पास आए तो एफरेंट, और अगर दूर जाए तो इफरेंट। जो खून लेके आया था कहां पे, नेफ्रॉन में, उसे बोलते थे एफरेंट आर्टेरियोल, और जो खून वापस लेके गया था उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। कुछ याद आया तो बताइए, सेंसरी का दूसरा नाम एफरेंट नर्व, और मोटर का दूसरा नाम इफरेंट नर्व। सीएनएस तक कौन संवेदना लेके आएगा, सेंसरी या एफरेंट, और वहां से संवेदना टिश्यू तक वापस कौन ले जाएगा, मोटर या इफरेंट। लेकिन एनसीईआरटी ने केवल दो ही वर्ड यूज किया है, सेंसरी मोटर यूज नहीं किया, लेकिन आएगा क्वेश्चन। तो ये सेंसरी, ये मोटर, ये संवेदना सीएनएस तक लाएगा, ये रिस्पांस को सीएनएस से टिश्यू तक ले जाएगा। अब पढ़ के देखो नीचे, एफरेंट नर्व सिस्टम, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द टिश्यू या ऑर्गन टू द सीएनएस। अभी बोला था ना, यहां पिन चुभोया तो ये टिश्यू हो गया, यहां से लेके चला गया कहां पर, यहां पर चला गया सीएनएस तक, यहां से यहां तक चला गया, तो ये सेंसरी हुआ। कह रहा है इफरेंट वो होता है, इफरेंट वो होता है जो रेगुलेट करता है इंपल्स को फ्रॉम द सीएनएस टू द टिश्यू या ऑर्गन, टू द पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन। मतलब जो उल्टा लेके आया वो मोटर,
जो लेके गया वो सेंसरी, सेंसरी को ही एफरेंट, मोटर को इफरेंट, फार्मूला याद रहेगा सेम, क्योंकि दोनों सेम है। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, पीएनएस को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, पीएनएस को फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है। फिर से दो भागों में क्यों बांटा जा सकता है? एक होता है देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या होता है? इसमें जो संवेदना है, इसमें जो संवेदना या इंपल्स है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल में जाएगी, मतलब मेरा ब्रेन भेजेगा यहाँ, ये स्केलेटल मसल है ना, जबड़ा स्केलेटल मसल है ना, तो चाहे वो यहाँ आसपास जो ये पलक है, पल के स्केलेटल है ना, है स्केलेटल, लेकिन काम करती इनवॉलेंट्री। ऐसी वॉलेंट्री मसल जो इनवॉलेंट्री होती है, आईलिड्स आप देखो ना, वॉलेंट्री है लेकिन अपने आप भी इनवॉलेंट्री भी काम करती है। तो यही एक मसल है जो है तो कैसी, हाँ, लेकिन काम कैसे कर रही है, राइट। फिर आगे बोला गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस में से जब सीएनएस से इंपल्स स्केलेटल सिस्टम तक आए, स्केलेटल मसल तक आए, तब उसे बोलते हैं क्या? सोमैटिक, सोमैटिक। और अगर स्केलेटल को ना लेके जाए बल्कि इंपल्स कहां जा रही है? सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या फिर स्मूथ मसल्स, या तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को ले जाए या तो स्मूथ मसल को ले जाए, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की मसल को ले गई, या फिर हमारे जीआईटी की मसल को ले गई, या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसल्स को ले गई, तब इसे बोलते हैं क्या? तब इसे बोलेंगे आप, तो वो हो गया ना ऑटोनॉमस, लिखा है ना, दिस इज ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, तो ऑटोनॉमस हो जाएगा। अब ऑटोनॉमस जो है ना, उसमें दो भाग है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो कंफ्यूजन ना हो, ये लिखा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये था सीएनएस टू इनवॉलेंट्री, जबकि सोमैटिक ये था सीएनएस टू वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल का दूसरा नाम स्केलेटल मसल, तो यहां तक लेके आती है। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये किसके पार्ट हैं? ऑटोनॉमस के। इमरजेंसी में कौन काम करता है? इमरजेंसी से वापस कौन लाता है? पैरासिम्पैथेटिक। अब ये छोटा सा पार्ट विसरल नर्वस सिस्टम, वीएनएस, वीएनएस भी पीएनएस का ही पार्ट है। देखो जितने भी पार्ट हैं वो सब है किसके? पीएनएस के। सीएनएस से जो भी रिलेटेड है वो सब पीएनएस का पार्ट है। आप बताइए, अभी हमने पहले पढ़ा था पीएनएस में ही एफरेंट नर्व थी, इफरेंट थी, फिर पढ़ा पीएनएस में ही एसएनएस आता है यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस में ही एएनएस आता है यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, फिर आपको पता है पीएनएस में ही वीएनएस भी आ रहा है, यानी सारे पार्ट किसके हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें वो सारे नर्व आ जाएंगे, वो सारे फाइबर आ जाएंगे, वो सारी गैंग्लियन आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर अपने अंदर तो गैंग्लियन होता नहीं होता है। यही एक पार्ट है जहां गैंग्लियंस होते हैं, बाकी कहीं नहीं होता, यानी रेयरली होता है, देखा जाए वैसे नहीं होता, जनरली पूछा जाए तो नहीं बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लियन एंड प्लेक्सिस, प्लेक्सिस, इन सब को मिला करके, ये सब को मिला लेते हैं, तो इसमें इंपल्स ट्रांसफर होगी फ्रॉम सीएनएस टू विसरल ऑर्गन। मतलब जितने भी विसरल ऑर्गन है ना, अगर वहां पे जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो विसरल ऑर्गन में दर्द हुआ तो हमारे सीएनएस को जाके पता लग जाएगा, और फिर हमारा जब हम दवा खा लेंगे तो सीएनएस बताएगा कि हाँ अब रिलीफ हो रहा है। बताते हैं ना हम लोग, बताते हैं ना पेट दर्द में आराम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, कितना हुआ, अब थोड़ा कम है पहले से। तो ये क्या हो रहा है? ये आपका विसरल नर्वस सिस्टम है। विसरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक आता है और वहां से इंपल्स ले जाता है, देखो, टू द विसरल ऑर्गन, सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक, और विसरल ऑर्गन से सीएनएस के बीच का कनेक्शन करता है। मतलब सीएनएस और विसरल ऑर्गन्स को आपस में कौन कोऑर्डिनेट करता है? वीएनएस। सीएनएस और विसरल ऑर्गन्स को कौन कोऑर्डिनेट कर देता है? इससे इसका कनेक्शन बना देता है, इससे इसका कनेक्शन। पेट में दर्द हुआ, आपको पता चला, आपने दवा खाई, कितना कम हुआ पता चला, सही है ना? किसमें? ये एएनएस में। एएनएस क्या करता है? इमरजेंसी, वो केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करेगा। इमरजेंसी के समय के जो हालात क्रिएट कर रहा है वो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और फिर इमरजेंसी से लौटाने का जो हालात पैदा कर रहा है वो एएनएस का काम है। मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो एएनएस का ही तो पार्ट बना, और ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, ये इमरजेंसी के समय काम नहीं करेगा, ठीक है ना? ये नॉर्मली काम करेगा, हर समय काम करेगा, क्योंकि कभी भी मान लो पेट में गैस बन गई, अब पेट में गैस बनी तो ये इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ा ना है,
ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, आपने ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, आपने स्पाइसी खा लिया, ये इस वजह से बन गई। अब आपको पेट में दर्द होगा तो आपको एहसास होगा, तो ये वीएनएस से पता चलेगा। लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करता है, वो भी उसका भी कौन, सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक को जब इमरजेंसी चली जाती है तो फिर से आपकी धड़कन कम करनी है, फिर से आपका पसीना कम करना है, फिर से आपके अंदर नॉर्मल कंडीशन लौट आनी है, वो इसका काम है। अब आगे, न्यूरॉन्स एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी। जैसे नेफ्रॉन, अब देखो यहां क्या करेगा, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, एग्जामिनर यहां न्यूरॉन की जगह कर देगा नेफ्रॉन, बड़े आराम से। अभी तो दिख रहा है न्यूरॉन, वहां पता है पर्दा ऐसा हो जाता है ना आपके सामने, जब 180 क्वेश्चन करोगे तो न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन, न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन दिखेगा। सही कह रहा हूं ना, सब कुछ लिखेगा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, देखो उसमें भी एन आ रहा है और स्पेलिंग भी लगभग सेम है। तो नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन किसका है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे गड़बड़ करेगा, ये बिल्कुल हमने अनुभव किया है। न्यूरॉन बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे। न्यूरॉन एक सेल ही तो है, न्यूरॉन क्या है, एक सेल ही तो है भाई। हमने बोला था लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, लॉन्गेस्ट एंड हाईली ब्रांच्ड नर्व सेल है। यहां से लेके पैर के अंगूठे तक चली जा सकती है, यहां से लेके पैर के अंगूठे तक हो सकती लंबी, यानी 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। और पूछा गया सबसे लंबी सेल, तो बताएंगे ये है ना, नर्व सेल। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट सेल इसी को बोलते हैं, और हाईली ब्रांच्ड होती है। और इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला है सेल बॉडी, फिगर में देखते हैं। दूसरा उससे जो ब्रांचेस निकली होती है, डेंड्राइट्स। और तीसरा होता है एक्सॉन। ये देखिए, ये फिगर है इसका, पहले फिगर समझा देते हैं आपको। ये फिगर आया भी हुआ है, ये है सेल बॉडी। ये इसका सेल बॉडी क्यों बोलते हैं, जितना भी सेलुलर कंपोनेंट है सब इसी के अंदर होता है। सेल का जितना भी मेजर पार्ट होता है, न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, बाकी हुआ, फलाना ढमाका, सब इसी में होता है। ये देखिए न्यूक्लियस यहीं पे है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब इसी में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां से कुछ प्रोसेस निकलती है, ये ब्रांच निकलते हैं, पेड़ों की ब्रांच। अब पेड़ों के लिए वर्ड यूज करते हैं डेंड्रॉन, पेड़ों के लिए वर्ड यूज करते हैं डेंड्रॉन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डेंड्राइट्स। पेड़ों के ब्रांच को डेंड्राइट्स कह सकते हैं। तो डेंड्राइट्स, जो ब्रांच निकली साइटोन से, साइटोन को सेल बॉडी, क्योंकि सेल का सारा कंपोनेंट यहीं पे है। उसके अलावा इससे जो ब्रांच निकली उनको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। क्लियर, डेंड्राइट्स बोलेंगे। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये निसल्स ग्रेन्यूल हो गया, क्लियर। ये वाली स्वान सेल हो गई। ये सब पूछा जाएगा एबीसीडी, वो इसलिए गायब हो जा रहा है ताकि बता दिए ना। और एक्सॉन, ये लंबा वाला प्रोसेस एक्सॉन होता है। एक्सॉन सिंगल होता है, डेंड्राइट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कवरिंग को माइलिन शीथ कहते हैं। ये है ना, ये गड्ढा, ये नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, रणबीर कपूर का नोड। फिर एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल है। और ये फूला हुआ भाग सिनेप्टिक नॉब है। बस इतने क्वेश्चंस तो यहां से पुट अप हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और पुट अप हो सकता है, क्या ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ये निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाया जाता है, निसल्स ग्रेन्यूल। अब निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाया जाता है, तो निसल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है डेंड्राइट्स में और साइटोन में, पर एक्सॉन में कभी नहीं पाया जाता है। और निसल्स ग्रेन्यूल कुछ और नहीं है, निसल्स ग्रेन्यूल जो है ना, ये वो पार्ट है जहां पे बनता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बनता यहां है बॉडी में और डेंड्राइट्स में, ठीक है ना। लेकिन वो स्टोर होने कहां चला जाता है, सिनेप्टिक नॉब के सिनेप्टिक वेसिकल्स में। अभी पढ़िएगा, देखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, राइट। अब पढ़ते हैं जरा, हम इसीलिए लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, 24-25। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो पता चल जाएगा। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म था, टिपिकल सेल वाले सारे ऑर्गेनेल ही थे, मतलब जो सेल के अंदर होना चाहिए वो सारे थे, ठीक है ना। कुछ ग्रैनुलर बॉडी थी, ग्रैनुलर बॉडी का नाम था निसल्स ग्रेन्यूल, क्योंकि निसल ने इसको खोजा था, निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। और कुछ छोटे छोटे फाइबर निकले थे ब्रांच के रूप में, बार बार इससे निकलते थे,
बार बार उभरे हुए थे इससे, इनको बोलते थे क्या? इनको बोलते थे डेंड्राइट्स, इनको बोलते थे डेंड्राइट्स। ये जो छोटे छोटे फाइबर निकले हुए बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनमें ब्रांचिंग रिपीट कर रही है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो निसल्स ग्रेन्यूल, इनको तो निसल्स ग्रेन्यूल बोल रहे थे, और ये जो ब्रांचेस निकल रही थी इनको डेंड्राइट्स बोल रहे थे। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है निसल्स ग्रेन्यूल नॉट ओनली फाउंड इन द सेल बॉडी बट आल्सो फाउंड इन, वो जो ब्रांच निकल रही थी जिसे डेंड्राइट्स बोला था उसमें भी पाई जाती है, लेकिन एक्सॉन में कभी नहीं होती। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ये नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को, यानी यहां से जो संवेदना है वो ऐसे घुसेगी। संवेदना इंटर कहां से करती है? डेंड्राइट से। फिर पास किसको कर दी जाती है? साइटोन को। फिर एक्सॉन से होते हुए वो दूर चली जाती है। बताइए, जो नर्व फाइबर, जो भी फाइबर है जो इंपल्स को ले रहा है, वो इसे कहां भेज देगा? सेल बॉडी। सेल बॉडी भेज देगी एक्सॉन को, सेल बॉडी भेज देगी एक्सॉन को, एक्सॉन से चला जाएगा दूसरी नर्व को, दूसरी नर्व को चला जाएगा। एक्सॉन लंबा फाइबर होता है। सबसे शॉर्ट फाइबर को क्या नाम दिया था? डेंड्राइट्स। लॉन्ग फाइबर को क्या दिया नाम? और ये तो बहुत सारे होते हैं, ये एक होगा, एक्सॉन एक ही होता है, आपको फिगर में दिख भी रहा था। और इसका जो आखिरी डिस्टल मतलब दूर वाला, इसका जो दूर वाला एंड था, यानी ये मान लो एक्सॉन है, तो ये पास है ना, ये मेरी बॉडी के पास है तो ये प्रॉक्सिमल हुआ, ये मेरी बॉडी से दूर है, डिस्टल हुआ। तो बताओ एक्सॉन का डिस्टल एंड ये हुआ ना। यहां से देखा होगा ब्रांच था कि अनब्रांच? ब्रांच था। डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता है, ये देखो लिखा है। रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिगर पे पूरा कंसंट्रेशन। हर एक ब्रांच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था जिसे बोला था सिनेप्टिक नॉब, और सिनेप्टिक नॉब के अंदर एक वर्ड बोला था सिनेप्टिक वेसिकल। अब बताओ, इसी में ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर बना कहां था? निसल्स ग्रेन्यूल ऑफ साइटोन एंड डेंड्राइट्स, साइटोन एंड डेंड्राइट्स। लेकिन वो स्टोर कहां, वो बना वहां था, और स्टोर कहां होता है? सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ, सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ एक्सॉन या सिनेप्टिक नॉब। और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जरा। सबसे पॉपुलर है एसिटाइल कोलिन, उसके बाद है एड्रीनलिन, और भी बहुत सारे होते हैं। लिखा है एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी, मतलब डेंड्राइट्स ने टुवर्ड्स द सेल बॉडी और इसने अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अपने से दूर भेजा, एक्सॉन ने अपने से दूर भेज दिया। और जब दूर भेजेगा तो मान लो ये एंड हो गया यहाँ पे, और ये दूसरी नर्व है, ये दूसरी नर्व का डेंड्राइट्स है, और इस नर्व का ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन, ये सिनेप्टिक नॉब, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा? वो केमिकल, कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये उसको रिसीव कर लेगा, ये उसको रिसीव कर लेगा। और ये जो जंक्शन बन गया ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं न्यूरो। अगर देखो, अगर नर्व टू नर्व जुड़ा तो साइनेप्स, नर्व टू नर्व जुड़ा तो साइनेप्स की सिनेप्सिस। हाँ, सिनेप्सिस वर्ड आता है, अभी जो बोला था, जब मम्मी और पापा का क्रोमोसोम पेयरिंग करता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, और जब बाइवेलेंट बनता है तब, और जाइगोटिन स्टेज अवस्था होती है। और मैंने अभी पूछा भी था, बाइवेलेंट बना तो बाइवेलेंट का दूसरा नाम टेट्राड। टेट्राड में कितने क्रोमोसोम? क्रोमोसोम तो 2 ही है, लेकिन क्रोमैटिड 4 हो जाते हैं। तो साइनेप्स बन गया, राइट। उसके बाद अगर नर्व से जुड़ी तो साइनेप्स बनेगा, और अगर नर्व मसल से जुड़ती तो एनएमजे बनता, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, कह रहा है नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स के आधार पे, नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स के आधार पे, डेंड्राइट्स कितने हैं और एक्सॉन के नंबर कितने हैं, उसके आधार पे 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की। पहला मल्टीपोलर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मल्टीपोलर है। कैसे पहचान में आएगा? बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सॉन होगा, बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, एक एक्सॉन होगा, इसलिए इसको मल्टीपोलर बोलेंगे। इधर से भी रिसीव कर रहा है, इधर से भी, 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 सबको रिसीव करके इसको दे दे रहा है, यानी ये होगा मल्टीपोलर। कौन सा होगा? मल्टीपोलर। ये देखिए, मल्टीपोलर में क्या है? एक एक्सॉन है, एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे। एक एक्सॉन है और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होगी। कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे। और ये क्वेश्चन मैचिंग में बनेगा, और यहां पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैच होगा। मल्टीपोलर किससे मैच होगा? कॉलम ए पे ये लिख देगा, ये जो 3 हाइलाइटेड नाम है,
मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, और उधर कॉलम बी में ये लिख देगा उसके एग्जांपल। तो बताए मल्टीपोलर किससे मैच होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की मेडुला, कॉर्टेक्स की मेडुला, तो कॉर्टेक्स से। और बाइपोलर में क्या होगा? एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स। इसमें क्या लिखा था? दो या दो से ज्यादा। जब दो या दो से ज्यादा हो तो मल्टीपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स हो तो बाइपोलर। ठीक है, और ये हमारी रेटिना में पाया जाता है, आंखों की रेटिना में, जहां पर फोटोग्राफिक फिल्म की तरह जो काम करता है। हमारी आंखों का फोटोग्राफिक फिल्म कौन है? रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है? इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल की रियल? वर्चुअल बनती की रियल? और इन्वर्टेड की अपराइट? इन्वर्टेड की अपराइट? इन्वर्टेड बनती है, लेकिन हमारी ब्रेन उसको सीधा कर लेता है। ठीक है ना? फिर यूनिपोलर। अब यूनिपोलर में क्या होगा? अब डेंड्राइट्स होता ही नहीं, एक एक्सॉन एक साइटोन, लेकिन डेंड्राइट्स नहीं होगा। सेल बॉडी में सिर्फ एक्सॉन होगा और ओनली लगा दिया है, यानी डेंड्राइट्स नहीं होगा। और ऐसा तब हुआ था जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, और जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हमें क्या मानते थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो में होता है। शुरू के 3 महीने तक एम्ब्रियो बोलते हैं, 3 से लेकर के लास्ट 9 महीने तक हम लोग को फिटस बोलते हैं। पैदा हो रहे हैं तो न्यूनेट्स बोलने लगते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। दो तरह के एक्सॉन्स होते हैं। ये एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो, अगर स्वान सेल ने एक्सॉन के चारों तरफ क्या किया? माइलिन शीथ बना ली, यानी फैट की शीथ बना ली या लिपिड की शीथ बना ली, तो इसको बोलते हैं माइलिनेटेड। और अगर नहीं बनाया तो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी कहते हैं। देखिए, 2 टाइप का होता है, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो होती है जिसमें स्वान सेल क्या बना ले रही है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? फैट की बनी होती है। ठीक है, किसके चारों तरफ? जैसे मान लो ये एक्सॉन है, अगर हम इसका एलएस न काट के टीएस काटे, ये एक्सॉन है। अब इसके चारों तरफ ये स्वान सेल है। अब इसने यहां पर माइलिन शीथ चारों तरफ ऐसे बना ली। अगर बना ली तो इसको बोलेंगे माइलिनेटेड, नहीं बना पाता तो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, अब क्या कह रहा है? ऐसा कह रहा है, ये है, ये एक नर्व है, ये एक्सॉन है, ये बीच से ये एक्सॉन पास हो रहा है, ये स्वान सेल है। ठीक है, और ये न्यूरोलेमा है। न्यूरोलेमा मतलब इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूरोलेमा यानी इसकी मेम्ब्रेन है। अब इनके और इनके बीच में ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है बीच में। तो अगर माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूअस होगी तो पता है यहां से आयन नहीं आ जा सकेंगे। अगर आयन बाहर नहीं आ जा सकेंगे तो पता है क्या होगा? तो नर्व कंडक्शन होना ही बंद हो जाएगा। बताइए, माइलिन शीथ में नोड ऑफ रेनवीयर का होना जरूरी क्यों है? अगर माइलिन शीथ लगातार होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो आयंस के लिए इम्परमेबल होती है। आयंस के लिए परमेबल की इम्परमेबल, यानी कंडक्टर की नॉन कंडक्टर। और अगर आयन अंदर बाहर नहीं हुए, आयन अगर इधर उधर एक्सचेंज नहीं हुए तो क्या होगा? सोडियम पोटेशियम इधर उधर नहीं जा पाएंगे, तो नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या होता है? देखो, ये न्यूरोलेमा है लेकिन माइलिन शीथ नहीं है। न्यूरोलेमा है, ऐसे देखो, ये है, ये एक्सॉन, ये न्यूरोलेमा, और ये माइलिन इधर और माइलिन इधर। देखो, इस जगह माइलिन एब्सेंट हो गई, तो इससे क्या होगा? यहां पे आसानी से कंडक्शन हो जाएगा। किसका? आयंस का कंडक्शन हो जाएगा, तो हमारा नर्व इंपल्स कंडक्शन भी अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए यहां पर जो गैप बना, देखो गैप बना ना, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब ये वाली और ये वाली पास वाली, 2 के बीच वाला जो गैप होता है वो कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर, क्योंकि रेनवियर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। माइलिनेटेड शीथ जो होती है ये पाई जाती है, इसके लिए फार्मूला याद करो, MSC, M फॉर माइलिनेटेड, S फॉर स्पाइनल नर्व, C फॉर क्रेनियल नर्व। MSC, M फॉर माइलिनेटेड, S फॉर, C फॉर क्रेनियल नर्व्स, वहां पाई जाती है। MSC याद रखना आप। फिर आगे अनमाइलिनेटेड, ऊपर लिखा था नॉन माइलिनेटेड, मैंने बोला था दोनों चीजें। नॉन माइलिनेटेड फाइबर में इनक्लोज बाय द स्वान सेल, कह रहा है इसमें भी स्वान सेल होती है पर वो नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? माइलिन शीथ नहीं बनाती। किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ। और कॉमनली फाउंड इन ANS एंड SNS, यानी सीधी बात याद करो, PNS में पाई जाती है। ANS और SNS कहां पढ़ा था? PNS में पढ़ा था, सेकंड वाला पैराग्राफ था, देखिए चेक करिए। ठीक है ना? अब थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या कहना चाह रहा है। एनसीईआरटी बड़े ध्यान से समझिए। पहले मैं बता दूं, नर्व ये एक्सॉन है, एक्सॉन को हमने ऐसे न करके लिटा दिया, ऐसे
एक्सॉन को ऐसे ना करके ऐसे बना दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये एक्सोलेमा है, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोल रहे हैं। इसके अंदर एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म, इसको आईसीएफ बोल सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं। एक ईसीएफ, एक आईसीएफ। हमेशा याद रखिए, ईसीएफ में सबसे ज्यादा होता है सोडियम और आईसीएफ में सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम। और अंदर प्रोटीन बहुत सारी होती है, दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मैं आपको निगेटिव की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ईसीएफ में यानी सेल के बाहर, एक्सॉन के बाहर क्या ज्यादा है? सोडियम आयन ज्यादा है। एक्सॉन के अंदर क्या ज्यादा है? पोटेशियम और प्रोटीन। कौन सी वाली? निगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज? निगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज। और हमने पहले से पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स होते हैं और ये सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, यानी सेलेक्टेड आयंस को ही परमिट करते हैं। अब आप देखो, एक होता है सोडियम चैनल, एक होता है पोटेशियम चैनल। एक सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, इनको बोलते हैं आयन गेट चैनल। पंप नहीं बोल रहा हूं, चैनल बोल रहा हूं। चैनल, एक सोडियम के लिए चैनल बना है, एक पोटेशियम के लिए चैनल बना हुआ। जनरली ये जो सोडियम वाला चैनल है ये बंद रहता है, जनरली बंद रहता है। जब हमारी मसल, जब हमारी नर्व में कोई संवेदना नहीं आ रही है, आपने कोई इंपल्स नहीं दिया, आप रेस्ट अवस्था में हमारी नर्व है, तो जनरली क्या होता है, ये कौन सा गेट बंद रहता है? सोडियम वाला चैनल बंद रहता है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल बंद रहता है। और पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल खुला है। देख लो कौन खुला है, ये सोडियम गेट है और ये पोटेशियम गेट चैनल है। कौन खुला है, कौन बंद है? इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, सोडियम अंदर ना के बराबर आ पाएगा। क्योंकि बंद होने का मतलब ये नहीं कि गेट बंद कर दिया कुछ आ ही नहीं पाएगी, बंद करने के बावजूद गेट हवा तो आती है ना। वैसा समझो बहुत ना के बराबर सोडियम आएगा, 1 2 4 10 ऐसे आ जाएंगे। तो जब ये रिलेटिव, जब ये बंद है तो सोडियम तो अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन पोटेशियम तेजी से बाहर जाएगा, पोटेशियम तेजी से बाहर जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम तेजी से बाहर जाएगा। ये घटना रुक नहीं सकती, ये घटना होगी ही होगी। ये घटना इसलिए होगी ना क्योंकि ये डिफ्यूजन हो रहा है एक तरह का। डिफ्यूजन हमेशा किधर होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से। क्योंकि बाहर, अंदर क्या था? पोटेशियम ज्यादा, बाहर नहीं था तो भागेगा, किधर भागा? और सोडियम बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर नहीं है, तो इसलिए बंद होने के बावजूद भी आएंगे, 1 2 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत तेजी से भागेगा, ये नहीं भागेगा। इससे क्या होगा? इससे आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। देखो, बाहर की चीज अंदर एंटर कर गई, अंदर की चीज बाहर एंटर कर गई, हुआ कि नहीं हुआ? बाहर की चीज कहां चली गई? सोडियम कहां चला गया और पोटेशियम कहां आ रहा है? आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है कि मेंटेन हो रहा है? आयनिक कहां मेंटेन हुआ? डिस्टर्ब हुआ ना। हम आपके घर घुस जाए, आप हमारे घर घुस जाओ, कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे दोनों घर? चलो, है ना। इसलिए कान पकड़ के हमें हमारे घर और आपको आपके घर लाना पड़ेगा। अब सुनो, कान कौन पकड़ता है? कान पकड़ता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? जो इधर उधर घुस गए गलत जगह पे, उनका कान पकड़ के यहां से बाहर और इनका कान पकड़ के यहां से अंदर। अब सोडियम, सोडियम आउट करेगा। आउट किसको करेगा? कितने कितने? क्या? 3 क्या? 3 सोडियम आयन को। 3 सोडियम याद कैसे करेंगे? 1 2 3। अच्छा, और किसको इन करेगा? पोटेशियम को। और पोटेशियम को 2। क्यों? क्यों? इन में कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2। देखो, भूलोगे भी नहीं, इन में 2 लेटर आ रहे हैं, आउट में 3 आ रहे हैं, तो याद रखना कि 3 सोडियम का कान पकड़ेगा अंदर से और बाहर फेंक देगा, और जब बाहर से 2 पोटेशियम का कान पकड़ेगा तो अंदर लाके फेंक देगा। अब बताइए इससे क्या होगा? जो जहां चला गया था गलत जगह, वो वापस अपने सही जगह पे आ जाएगा। यानी सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। क्यों करेगा एनर्जी खर्च? क्योंकि एक्टिव पंप है। एक्टिव का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को किधर ले जाएगा? हाई। अच्छा बताओ, सोडियम बाहर, पोटेशियम बाहर कम था ना, लेकिन वो ला किधर रहा है? हाई की तरफ, तो एनर्जी नहीं खर्च करेगा। अच्छा बताओ, सोडियम अंदर कम था ना और कहां पहुंचाया? बाहर, तो एनर्जी नहीं खर्च करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंप। अगर कहीं पे कोई चीज लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जानी है तो उसे बोलते हैं पंप।
तो ये पंप इसीलिए बोला गया क्योंकि ये एक्टिवली काम कर रहा है, एटीपी खर्च करेगा और तब जाके 2 पोटेशियम को अंदर और 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा। इससे आयनिक बैलेंस जो डिस्टर्ब हुआ था वो आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा और हमारे नर्व के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज का ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव, ये ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा और ये सेल हमारी पोलराइज अवस्था में बनी रहती है, सेल किस अवस्था में बनी रहती है और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब नहीं होती। इसको बोलते हैं पोलराइज अवस्था। और इस पोटेंशियल को निकाला जाएगा, एक मशीन होती है उससे पोटेंशियल निकाला जाएगा, तो उस पोटेंशियल को नाम दिया गया रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल अंदर से देखते हैं कि बाहर से? अंदर से, तो माइनस में आएगा कि प्लस में? और ये आता है -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। कुछ समझ में आया? ठीक, अब जरा पढ़ के देखो। अब पढ़ोगे एनसीईआरटी तो रटनी नहीं पड़ेगी क्योंकि थीम है ना एनसीईआरटी में। मैंने क्या बोला था शुरुआत में ही बोला था, न्यूरॉन्स कैसी सेल है, एक्साइटेबल कि नॉन एक्साइटेबल? तो न्यूरॉन्स कैसी सेल है, एक्साइटेबल की नॉन एक्साइटेबल? और लिखा है बिकॉज दियर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेज, क्योंकि हमेशा पोलराइज स्टेज में। पोलराइज का मतलब बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं पोलराइज अवस्था। ठीक, कह रहे क्या आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज? बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं। डिफरेंस टाइप ऑफ आयन चैनल्स होते हैं, 2 प्रकार के आयन चैनल थे, सोडियम और पोटेशियम। तो डिफरेंट टाइप के आयन चैनल होते हैं, मैंने अभी नाम लिया था, एक सोडियम आयन चैनल गेट था, एक पोटेशियम आयन चैनल गेट था, और ये हमारी नर्व के मेम्ब्रेन पर होते हैं और ये सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। सेलेक्टेड मटेरियल को ही ले जाएंगे, सोडियम वाला चैनल पोटेशियम को नहीं ले जाएगा, पोटेशियम वाला चैनल सोडियम को नहीं ले जाएगा। अगर कैल्शियम वाला चैनल होता है तो वो किसी और को, ना सोडियम को ले जाएगा ना पोटेशियम को ले जाएगा, राइट? दे आर सेलेक्टिवली परमेबल टू द डिफरेंट आयन। फिर क्या है, जब हमारी नर्व कोई इंपल्स नहीं लाती, मतलब अभी मेरे अंदर कोई संवेदना नहीं आ रही है, जब हमारी नर्व कोई कंडक्शन नहीं कर रही होती इंपल्स का, मतलब किस हालत में है? रेस्ट स्टेज में। तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन थी, जिसको मैंने एक्सोलेमा नाम दिया था, एक्सोलेमा कंपैरेटिवली ज्यादा परमेबल थी किस आयन के लिए? क्यों? क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेट का चैनल क्लोज था और पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन था, इसीलिए लिखा है कि ज्यादा परमेबल इसके लिए थी, और वो बंद था इसलिए लगभग इनपरमेबल टू सोडियम आयन। बोला था ना मैंने, शुरुआत यहीं से की थी ना, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल बंद था, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल खुला था। तो सोडियम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ थोड़े बहुत आए, 2 4 10, तो क्या बोला, नियरली इम्परमेबल था, 2 4 10 बस अंदर आने दे रहा है, लेकिन ये तेजी से बाहर जा रहे हैं। पोटेशियम तेजी से, वैसे भी सोडियम और पोटेशियम में अगर हम मोबिलिटी देखें तो सबसे फ्री आयन है पोटेशियम, सेल का सबसे फ्री आयन। अब तो नहीं, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आता था सेल का सबसे फ्री आयन तो पोटेशियम। इतनी बात समझो। अब क्या कह रहा है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन थी वो बाहर नहीं जा सकती थी, प्रोटीन कभी सेल के बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, वो अंदर ही रहती है। कहां रहती है? अंदर के हिस्से को मैंने क्या नाम दिया था, एक्सोप्लाज्म। फलस्वरूप यानी कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। क्या कह रहा है, मैं पहले यहां से बता दूं, कह रहा है जितना अभी पंप चालू होने से पहले की बात कर रहा है, कह रहा है पंप चालू होने से पहले, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, पंप चालू होने से पहले की हालत वो बता रहा है। कह रहा है सोडियम अंदर की तरफ देखो तो थोड़े बहुत हैं, अंदर ज्यादा क्या है, पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और जरा बाहर चेक करो, बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, पोटेशियम बहुत कम है, इसलिए देखो सोडियम का अंतर यहां पैदा हो गया और पोटेशियम का अंतर पैदा हो गया। अंतर पैदा हो गया मतलब नर्व डिस्टर्ब हो रही है, मतलब नर्व डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। देखो लिखो, देखो क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन इम्परमेबल थी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की, कंसीक्वेंस क्या हुआ, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। कह रहा है बाहर के हालात देखो, इन कंट्रास्ट, कह रहा है बाहर से तुलना करो,
फ्लूइड के बाहर की तरफ तुलना करो, एक्सॉन के बाहर की तरफ तुलना करो, तो वहां लो कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का था और हाई कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का था। दस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गया, किसका? आयन का। आयन का अंतर पैदा हो गया, मतलब मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई। इसी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ेगा। इस जो डिस्टर्ब हो गया है चीज, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन कौन करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव था कि पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। एक्टिव का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से ट्रांसपोर्ट कराएगा आयन को बाई सोडियम पोटेशियम पंप। बाई सोडियम पोटेशियम पंप। कितने सोडियम को बाहर फेंकेगा, कितने पोटेशियम को अंदर फेंकेगा? याद करना बहुत आसान है। देखो इसमें 1 2 3 लेटर भी आ रहे हैं और आउट में भी 3 आ रहे हैं। इसमें 1 2 आ रहा है, आयन को मिला के बात कर रहे हैं, तो 2 याद रहेगा, और इन में भी 2 आते हैं। सही है ना, भूलना भी नहीं है। मतलब ये भी अगर आपको डाउट हो कि सोडियम को सर ने आउट बताया था कि पोटेशियम को, कुछ नहीं, इसमें देख लो जितने बार आप लिख रहे हो, ये इसके ऊपर एक बार लिखा तो 2, और इसमें 1 2 3। सही है। अब क्या बोला? एज द रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इनर मेम्ब्रेन निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब पंप काम करेगा तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली, और अंदर वाली निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और पोटेंशियल कहां से निकाला जाता है? बाहर से कि अंदर से? तो कितना? माइनस कितना? माइनस 70 MV। MV यानी मिली वोल्ट। वोल्ट थोड़ा ना होगा, वोल्ट हो जाएगा तो फिर झटका नहीं मार देंगे। एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड, इस तरह के इससे पोलैरिटी मेंटेन हो गई। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलता है जब किसी मशीन से उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो उसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे, और वैल्यू दी नहीं है, मैं बता देता हूं, पूछी गई है, माइनस 70 MV मिली वोल्ट, राइट। तभी तो हम लोग कहते थे जब छोटे थे कि हम लोग की बॉडी में भी करंट होता है, कहते थे नहीं कहते थे? You might be curious to know about the mechanism of नर्व इंपल्स जनरेशन। कहते हैं अब आपको यह देखना है कि जब हम छुएंगे या हम पिन चुभोएंगे, संवेदना मिलेगी, तो ये संवेदना कैसे हमारे नर्व को पता लगेगी, कैसे पता लगेगी? अब देखो थोड़ा सा फिर से समझाना पड़ेगा। अभी तक बाहर कैसा चार्ज था, अंदर कैसा चार्ज था? इसको नाम दे देते A B C D, पॉइंट टू पॉइंट काम करने जा रहा है ना। हमने यहां पे चीजों को, इसको आपने पिन चुभोया या छुआ, इसको आपने छू लिया, A पॉइंट। जिस जगह छुआ या इंपल्स दिया, स्टिमुलस दिया, उसको पॉइंट A मान लिया, क्योंकि हम शुरुआत पे पॉइंट A मान रहे हैं। पॉइंट A आप XYZ भी मान सकते हो, आप 1 2 3 4 कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ने ABCD माना है। तो A पॉइंट को जैसे ही आपने छुआ, यहां का जो सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल था, पंप नहीं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गया। अभी तक क्या था, अब कैसा हो गया? ओपन हो गया। तो सोडियम बहुत धड़ल्ले से, बहुत तेजी से अंदर आने लगा। सोडियम अंदर आने लगेगा कि पोटेशियम? सोडियम पहले जा रहा था, पोटेशियम पहले जा रहा था तेजी से। अब क्या हो रहा है? अब वो गेट बंद है, पोटेशियम वाला गेट बंद है। अब कौन सा गेट खुला है? तो सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गया। जिस जगह टच करते हैं वहां का सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाता है। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होते ही सोडियम की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ तेजी से एंट्री हो जाएगी, मतलब फ्रॉम ECF टू ICF, मतलब बाहर से अंदर की तरफ तेजी से इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स होगा। तो मेरी बात समझना, इससे इसको जरा पहले यहां तक मैच करा लेते हैं, यहां तक आपको बता दे कि चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, यहां तक देखना, ध्यान देना। जब स्टिमुलस यानी संवेदना किसी साइड पे दी जाती है, कह रहा मान लो उस साइड को हमने A बोल दिया, तो पोलराइज मेम्ब्रेन पर जैसे ही A साइड पे आपने संवेदना दी, तो मेम्ब्रेन एट साइड A बिकम्स फ्रीली परमेबल टू सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम गेट ओपन हो गया है। सोडियम पंप नहीं, आयनिक जो गेट था, वोल्टेज गेट, वो ओपन हो गया, ओपन हो गया। दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम तेजी से अंदर घुसा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा था, अंदर बिल्कुल नहीं था। सोडियम की रैपिड एंट्री हो गई और इससे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई। अब बताओ, सोडियम जब बाहर था तो पॉजिटिव चार्ज दे रहा था, अब सोडियम तेजी से अंदर आने लगा तो अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और उसकी तुलना में बाहर
निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए पोलैरिटी बदलने लगी, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, और इसलिए आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम्स निगेटिवली चार्ज। मतलब ए के बाहर अभी क्या था, अब ए के अंदर क्या हो गया, अरे पहले ए के बाहर क्या था, पॉजिटिव, अंदर क्या था, अंदर निगेटिव था। अब कह रहा पोलैरिटी बदल गई उस पॉइंट की जहां आपने इंपल्स दिया, तो बताओ बाहर कैसा हो गया, अंदर कैसा हो गया, वही लिखा है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट द साइड। इसका मतलब बाहर की तरफ चार्ज निगेटिव हो चुका है और अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव हो गया है। और कह रहा है ये जो रिवर्स हो गई ना पोलैरिटी, आप उसको पोलराइज का उल्टा डीपोलराइज, और एक्शन का उल्टा सॉरी रेस्टिंग का उल्टा एक्शन पोटेंशियल बोल दो। यानी पॉइंट ए पर अब क्या हो गया, इंपल्स जनरेट हो गई। एक्शन पोटेंशियल को इंपल्स बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल इनफैक्ट नर्व इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम नर्व इंपल्स। वो क्रिएट हो गई, नर्व इंपल्स क्रिएट हो गई। अब क्या होगा, ये तो आपने नर्व इंपल्स क्रिएट कर ली, पहले आपने देखा कि नर्व आराम कर रही थी तो क्या हालत थे, अब आपने देखा कि जब संवेदना दी तो क्या हालत हुआ, ठीक है ना। जब नर्व आराम कर रही है तो पोलराइज और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, जब हमने यहाँ छुआ उसको पॉइंट ए मान लिया, तो वहां पे सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, रैपिड इन्फ्लक्स होने लगा, किसका, सोडियम का। सोडियम अंदर तेजी से गया, इसलिए पोलैरिटी बदल देगा, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पोलराइज का रिवर्स और रेस्टिंग का रिवर्स एक्शन पोटेंशियल। और अभी तक प्लस -70 मिलीवोल्ट अंदर से देख रहे थे, अब प्लस में मिलेगा कितना, +30 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट। बताओ एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या होता है, लिखा है ना, विच इनफैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल को ही नर्व इंपल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इस इंपल्स को ए से बी पर पहुंचना है, फिर बी से सी पर पहुंचना है, उसके बाद तो आप समझ ही जाओगे भाई, ए से बी बता दे, बी से सी पहुंचा दे, फिर सी से डी, वैसे डी से ई। अरे एक कदम चलना सिखा दे, 2 कदम चलना सिखा दे, तो आगे दौड़ना तो सीख ही जाओगे। तो यहां देखो, अब ये बताइए ये चार्ज कैसा हो चुका था, ये कैसा है, पोलराइज है कि डीपोलराइज। यहां देखो ये चार्ज कैसा है, ये कैसा है, ये भी कैसा है, बाकी सब इसी हालत में है ना। जहां आपने छुआ था वहीं पे तो चेंज हुआ था, है ना, जहां छुआ वहीं कुछ हुआ, है ना, यानी माइनस प्लस। यहां पर क्या, एक्शन पोटेंशियल, बाकी जगह रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जरा सुनना, करंट किस दिशा में जाती है, प्लस से माइनस की माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब देखो करंट की दिशा देखो, यहां से इधर चली गई, यहां से इधर चली गई। करंट हमेशा फिजिक्स में पढ़ा होगा प्लस से माइनस या इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, है ना। तो यानी क्या, बी पर प्लस है, माइनस यानी इधर आ गई, और यहां प्लस था यहां माइनस इधर आ गया। तो इससे होगा क्या, जो करंट यहां थी वो यहां आ जाएगी, और जो यहां थी यहां पहुंच जाएगी। मतलब ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, जो डीपोलराइज था वो क्या हो जाएगा, पोलराइज, रीपोलराइज, पोलराइज नहीं रीपोलराइज। और जो पोलराइज था वो, और जो करंट ए पर थी वो कहां पहुंच गई। इसका मतलब संवेदना किस रूप में आगे बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ लोकल करेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ लोकल करंट के रूप में आगे बढ़ती है। तो संवेदना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ लोकल करंट के रूप में आगे बढ़ गई, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ लोकल करंट के रूप में आगे बढ़ गई। क्लियर है यहां तक। अब जरा सोचो, अब फिर से ये चार्ज कैसा हो चुका है, ये कैसा हो चुका है, ये कैसा हो गया था, और ये मतलब जो डीपोलराइज, पहले पोलराइज था, फिर डीपोलराइज हुआ, फिर रीपोलराइज हुआ, ठीक है ना। ये पॉइंट अब डीपोलराइज है, तो अब करंट इनके बीच आएगी। अब करंट यहां से आ जाएगी, हमेशा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है ना। अब जो करंट यहां थी बी पे वो सी पे आ जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जो डीपोलराइज था वो रीपोलराइज हो गया, जो पोलराइज था वो डीपोलराइज हो गया। ऐसे सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और अपने ठिकाने यानी ब्रेन तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना, अपने ठिकाने तक पहुंच जाएगी। अब समझ में आया कुछ। अब देखिए, पढ़ के देखिए क्या बोला गया। एट इमीडिएट अहेड, बोलते हैं ए के बगल में कोई और बैठा था, हमने उसको क्या मान लिया, बी मान लिया। बी पे बाहर चार्ज अभी कैसा है, पॉजिटिव, बाहर की तरफ चार्ज है पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ। तो कह रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अंदर की तरफ करंट किधर गया था, प्लस से माइनस, अंदर प्लस से माइनस यानी ए से बी, और बाहर प्लस से माइनस यानी बी से ए।
तो देखो क्या लिखा है, रटना नहीं है, हमेशा प्लस से माइनस। तो अंदर की तरफ गया था ए से बी और बाहर की तरफ गया था बी से ए। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। अब रटोगे तो भूल जाओगे, ए बी कहां याद रहता है इतना, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहता है। फिर लिखा है इससे क्या हो गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गया, कौन सा, करंट के फ्लो का, यानी लोकल करंट का सर्किट क्रिएट हो गया। Hence, polarity of site is reverse, यानी बी साइड की पोलैरिटी बदल गई। बी पे पहले था माइनस प्लस बाहर और अंदर माइनस, अब हो जाएगा बाहर माइनस अंदर प्लस, ठीक है। यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके कहां चला आया, बी पे। यानी इंपल्स कहां पे चली गई, ए पे जो थी अराइव हो चुकी है कहां पे, बी। और कह रहा है यही सीक्वेंस रिपीट करेगा, यही सीक्वेंस पूरी लेंथ में रिपीट करेगा, किसकी लेंथ में, एक्सॉन की। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इंपल्स कंडक्शन हो जाएगा। और कह रहा है कभी कभी होता नहीं है, अभी आपने पिन चुभोया, हमको जरा सा एहसास हुआ और दबा दिया उसको, और तेजी से गहरा, ज्यादा दर्द होना चाहिए, है ना, ज्यादा दर्द होना चाहिए भाई। अगर हल्के से आपने किया, टच किया, तो मुझे कम पिन चुभा, आपने और दबा दिया तो पिन क्या होगा, और ज्यादा गहराई से चुभेगा। तो अब हमें फील ऐसा क्या हो जाता है जो ज्यादा आपको फील होने लगता है, जितना ज्यादा आप राइस करते हो स्टिमुलस को, जितना ज्यादा इंड्यूस करते हो स्टिमुलस को, राइस इन द स्टिमुलस, यानी संवेदना जैसे ही बढ़ाते हो तुरंत सोडियम की परमिटिविटी और बढ़ जाती है। सोडियम की परमिटिविटी और बढ़ने से इन्फ्लक्स और तेज हो जाता है, इसलिए एक्शन पोटेंशियल और स्ट्रांग हो जाता है। क्या लिखा है, जैसे ही आप स्टिमुलस बढ़ाते हो इंड्यूस हो जाती है क्या, परमिबिलिटी, किसकी परमिबिलिटी, सोडियम की। एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, बोलता है क्षण भर के लिए ही होती है लेकिन बढ़ जाती है। आपने पिन लिया, टच किया और दबाया तो और सोडियम अंदर जाने लगे, जितने ज्यादा सोडियम अंदर जाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको फीलिंग होगी उसकी। फिर क्या लिखा है, अब जब आपने पिन हटा लिया तो मुझे दर्द होना बंद होगा दर्द। लेकिन क्यों, ये काम बहुत फास्ट तरीके से होता है, क्विक एक्शन होता है। अब जब आपने सोडियम हटा लिया, ये पिन हटा लिया, तो यहां पे सोडियम वाला गेट अब बंद हो जाना चाहिए और पोटेशियम वाला गेट चालू हो जाना चाहिए। तो कह रहा है क्विकली फॉलोड राइस इन द परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। कहने लगे जब संवेदना आप हटा लेते हो थोड़े समय बाद, तो क्या हो जाती है, तुरंत आप फिर से परमिबिलिटी बढ़ जाती है के प्लस आयन की, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कहते हैं ऐसा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, क्षण भर के लिए होता है। और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ तेजी से चला जाता है और रिस्टोर कर लेता है किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर कर लेता है। और एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन और द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव फॉर स्टिमुलस। कहने लगे जब ऐसा हो जाता है फिर से पोटेंशियल मेंटेन कर लिया, अब नई संवेदना के लिए फिर रेडी है, नई संवेदना के लिए फिर रेडी है। तो समझ में आ गया ये। अब देखिए एक नर्व इंपल्स जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। देखिए नर्व इंपल्स कैसे आगे बढ़ती है, पहले समझ लीजिए। इधर देखिए, पहले इस फिगर को समझिए। जरा ध्यान दीजिए, ये एक्सॉन का एंड है, ये हरा हरा जो पोर्शन दिख रहा है एक्सॉन का एंड है। ये सिनेप्टिक नॉब है, वो जो सिनेप्टिक नॉब थी ना, फूला हुआ हिस्सा। अरे ऐसे एक्सॉन आया था, ऐसे बटा ऐसे बटा ऐसे बटा ऐसे बटा, उनके किनारे फूले हुए थे, तो ये फूला वाला किनारा सिनेप्टिक नॉब है। ये सिनेप्टिक वेसिकल है, याद करिए सिनेप्टिक वेसिकल में क्या भरा हुआ था, न्यूरोट्रांसमीटर। ये रहा न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो निसल्स ग्रेन्यूल में बना था। अब देखिए ये है एक्सॉन का एंड, ये है सिनेप्टिक वो नॉब, और ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये उसमें भरा है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है ना, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और वो सिनेप्टिक नॉब है। और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, जो पहले वाली मेम्ब्रेन का नर्व का भाग है उसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये डेंड्राइट्स है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब डेंड्राइट्स की, ये डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है, इसे पोस्ट सिनेप्टिक बोलेंगे। और बीच की दरार को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और तीनों की यूनिट को मिला लो तो साइनेप्स बोलते हैं। बताइए प्री सिनेप्टिक प्लस पोस्ट सिनेप्टिक बराबर साइनेप्स की सिनेप्सिस। ये इसके लिए अलर्ट रहिएगा, ऐसे न्यूरॉन नेफ्रॉन में, ऐसे ही साइनेप्स और सिनेप्सिस में अलर्ट रहिएगा हमेशा।
तब बन गई साइनेप्स। तो साइनेप्स कब बनती? जब दो नर्व आपस में जुड़ती है एक गैप पर। गैप का नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को मिला के साइनेप्स बोलते हैं। इतनी बात अभी समझ में आई? जो इंपल्स आ रही थी वो कैसे आ रही थी? वो आ रही थी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आ रही थी, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आई। जैसे ही यहां तक इलेक्ट्रिक करंट आती है, अब ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया लेकिन मैं बता दूं, ये एक कैल्शियम गेट होता है, कैल्शियम वोल्टेज गेट। कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाता है जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट यहां आती है इस जगह पर, सिनेप्टिक वेसिकल तक, सिनेप्टिक नॉब तक, तुरंत ही सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम, कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाता है। कैल्शियम की तेजी से एंट्री होती है। कैल्शियम की तेजी से एंट्री होने से फायदा क्या होता है? कैल्शियम इनको धक्का मार के बाहर निकालता है। कैल्शियम इनकी एक्सोसाइटोसिस करता है। सेल से किसी चीज को निकालने को क्या बोलते हैं? और अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस, बाहर निकालने को और अंदर निकालने को, अंदर भेजने को एंडोसाइटोसिस। तो ये एक्सोसाइटोसिस हो रही है, एंडोसाइटोसिस। कौन सा आयन मदद कर रहा है? लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझो। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इनकी एक्सोसाइटोसिस हुई, तुरंत ही इनको डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन, डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये उपस्थित होते हैं। इनका नाम है रिसेप्टर। प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर होते हैं। बायोमोलिक्यूल में टेबल दी हुई है, टेबल में लिखा हुआ है कि कुछ रिसेप्टर टेस्ट के होते हैं, कुछ होते हैं क्या बाकियों के, कुछ हार्मोन के लिए होते हैं। ये देखो हार्मोन वाला रिसेप्टर है, ये हार्मोन वाला रिसेप्टर है। और अगले चैप्टर में भी रिसेप्टर पढ़ोगे, कुछ सेल के अंदर होते हैं, कुछ सेल के बाहर होते हैं। सेल के अंदर वाले रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर वाले को एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बताओ, ये अब क्वेश्चन सुनना क्या आएगा, रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं? पहला क्वेश्चन, प्रोटीन के। रिसेप्टर किसके बने होते हैं? अच्छा, फिर रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक में। पोस्ट सिनेप्टिक ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करोगे? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब समझ में आई कुछ बात? अच्छा, अब क्या होगा? अब इसने उसको बांध लिया, इसने उसको बांध लिया। रिसेप्टर का काम ही रिसीव करो। किसको रिसीव करो? जो हार्मोन आ रहा है, इस हार्मोन को इसने बांध लिया। बांधते ही, अब सुनना, बांधते ही अगर हम इमेज को आगे बढ़ाएं तो ऐसे ही डेंड्राइट्स ऐसे होगा बड़ा सा, तो उसके अंदर भी वो होता है चैनल, उसके अंदर सोडियम चैनल खुल जाता है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल वही। और सोडियम के खुलते ही तेजी से किसकी एंट्री होगी? और यहां जो साइड था वो पहले पोलराइज रहा होगा ना, और अब कैसा हो गया? माइनस प्लस, डीपोलराइज हो गया। और एक बार डीपोलराइज हो जाएगा तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, जी से ई एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। और ये जो दरार है ना, ये अगर बहुत कम दूरी पे है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं, और थोड़ी ज्यादा दूरी पे है तो केमिकल साइनेप्स कहते हैं। और रेयर कौन सा होता है? केमिकल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, लेकिन फास्ट काम करता है। देखो ये सब इस पैरा में आएगा। नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन, जंक्शन का नाम साइनेप्स। ठीक है ना, साइनेप्स, साइनेप्सस प्लूरल फॉर्म में बोल रहा है, वरना ये नाम है साइनेप्स। और वो साइनेप्स मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है सिनेप्सिस, वो सिनेप्सिस है, ये साइनेप्स है। ठीक है, साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। कह रहा गैप हो भी सकता है, नहीं भी। अगर है तो केमिकल साइनेप्स, नहीं है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो दो टाइप का साइनेप्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल में मेम्ब्रेन्स, कौन सी मेम्ब्रेन? प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वाली, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत करीब होती है, बहुत करीब, इतनी करीब कि लगभग चिपकी होती है, लगभग चिपकी होती है। अब चिपकी है तो इलेक्ट्रिक के रूप में करंट जाएगा, जस्ट लाइक अ न्यूरॉन, जैसे नर्व के अंदर जा रहा था। ठीक है, लिखा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर न्यूरॉन अक्रॉस द साइनेप्स। मतलब इस तरह के साइनेप्स में एक से दूसरे में नर्व से सीधे इंपल्स चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे पॉइंट ए से पॉइंट बी से सी ऐसे चली गई। और ऐसा बहुत रेयर होता है हमारे अंदर ये साइनेप्स बहुत रेयर होते हैं, स्पेशली ब्रेन में होते हैं, क्योंकि बहुत तेज वहां पे इंपल्स कंडक्शन की जरूरत होती है, स्पेशली ब्रेन में होते हैं। कह रहा रेयर है लेकिन ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ये लिखा है इलेक्ट्रिकली साइनेप्स आर रेयर इन अवर बॉडी, लेकिन ब्रेन में ऐसे ही होते हैं। अब क्या कह रहा है? अगर इंपल्स आ रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो बहुत फास्ट होगी और उसका कंडक्शन वैसे ही होगा जैसे अभी हम पढ़ के आए, इंपल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन, जैसे सिंगल एक्सॉन में हो रहा था। फास्ट होगा कि स्लो होगा? लिखा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर,
हमेशा फास्ट होगा देन किसके, केमिकल की तुलना में। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर होता है हमारे बॉडी में, और कॉमन कौन सा होता है? अगर कुछ ना बोला जाए, हम साइनेप्स की बात करें तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? केमिकल, क्योंकि कॉमन है, क्योंकि कॉमन है। अब देखिए सारा डिटेल जो अभी हम पढ़ रहे थे वो केमिकल साइनेप्स के लिए पढ़ रहे थे। केमिकल साइनेप्स में मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट वाली थोड़े से दरार पे होगी, और उस दरार में एक फ्लूइड भरा होगा, ये स्पेस यानी दरार, नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और फ्लूइड जो भरा होता है उसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर या हार्मोन, न्यूरो हार्मोन। कह रहा क्या आप जानते हैं कि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन? बिल्कुल, हम लोग ये जानते हैं कि यहां से यहां कैसे जाता है, केमिकली जाता है। किस रूप में जा रहा है? केमिकल। केमिकल का नाम न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर। कह रहा है इन केमिकल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर बुलाते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। दीज साइनेप्स का मतलब केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स पर। एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल, एक्सॉन के टर्मिनल में कुछ गोले गोले स्ट्रक्चर थे, उनको वेसिकल बोलते थे, उनमें क्या भरा था? न्यूरोट्रांसमीटर। जब इंपल्स आती है, एक्शन पोटेंशियल अराइव हो जाता है कहां पे? एक्सॉन एंड पर। अब यहां एक लाइन इन्होंने मिस कर दी, कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सिनेप्टिक वेसिकल देखो भागेंगे, धक्का लगेगा उनको, किस तरफ? मेम्ब्रेन की तरफ। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, और तब वो फ्यूज हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? प्री की पोस्ट? नहीं नहीं, प्री। अभी तो प्री से निकले ही कहां है, वो प्री से अब निकले, ये देखो। अब प्री प्री मेम्ब्रेन से अब रिलीज हुए, अब रिलीज होके क्लेफ्ट में आए, क्लेफ्ट होकर के अब ये जो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर था ये बंद गया। बांधा किसने? स्पेसिफिक होता है कि नॉन स्पेसिफिक? मतलब अगर एसिटाइल कोलिन निकला है तो एसिटाइल कोलिन वाला ही बांधेगा, अगर एड्रीनलिन निकला है तो एड्रीनलिन बांधेगा, अगर वो ग्लाइसिन निकला है तो ग्लाइसिन वाला ही बांधेगा, अगर गाबा निकला है, ग्लाइसिन अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, तो वही बांधेगा, अगर सीरोटोनिन निकला है तो वही बांधेगा, कोई दूसरा नहीं बांधेगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, लेकिन प्रोटीन के बने होते हुए यहां नहीं लिखा, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर कहां थे? प्री में की पोस्ट में? एक्सॉन में की डेंड्राइट्स में? एक्सॉन में की डेंड्राइट्स में, ठीक है। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और लिखा इसके बनते ही आयन चैनल खुलेंगे, अब नाम नहीं लिखा, सोडियम। उधर खुला था प्री वाले में कैल्शियम और पोस्ट वाले में सोडियम। जैसे ही सोडियम वाला चैनल खुला तो एंट्री होने लगी आयंस की। किस आयन की बताओ? सोडियम आयन की। और सोडियम ही जनरेट कर देता है नया पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रेस्टिंग की एक्शन? नया पोटेंशियल कौन सा? एक्शन हो रहा है ना, तो एक्शन पोटेंशियल कहां पैदा कर देगा? प्री में की पोस्ट में। और ये जो नया एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप्ड होता है या तो एक्साइटेटरी टाइप का और या तो इनहिबिटरी टाइप का। अभी मैंने कुछ हार्मोन बोले थे ना, जैसे एसिटाइल कोलिन, एड्रीनलिन, ये सब एक्साइटेटरी है। और जैसे मैंने बोला था ना, गाबा और ग्लाइसिन, ये सब, या सीरोटोनिन, ये सब क्या इनहिबिटर है, ये सब इनहिबिट कर देता है, चीजों को आगे जाने से रोक देता है, चीजों को आगे जाने से रोक देता है। इतनी बात समझ आ गई? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन कौन सा है? हाइड्रा में सारी न्यूरॉन सिमिलर होती हैं एंड ज्वाइंट टू फॉर्म नर्व हेड। नर्व हेड बताइए, ऐसा नहीं है। मतलब नर्व हेड का मतलब पूरा एक बंच। न्यूरॉन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट। गलत, सिंपल था। तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? हाँ, ये गलत हो गया। इन एनिमल नर्व सेल प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। बोलते हैं ऐसा एनिमल? हाँ बिल्कुल, हाइड्रा। हाइड्रा में ब्रेन कहां होता है? केवल नर्व नेट होती है। नर्व नेट का मतलब हो गया नर्व का नेटवर्क। द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन टू ईच अदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे को सपोर्ट करने को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, लेकिन उसकी वजह से होम्योस्टैसिस मेंटेन होती है। ये लिखा है, देखना एनसीईआरटी, पढ़ना ध्यान से। अब क्या बोला है?
विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन, तो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन केमिकल बोल दिया ना। फंक्शन ऑफ एएनएस, एएनएस का फंक्शन पूछ रहा है। अब देखो, स्वोलिंग फूड नहीं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नहीं, ये हो जाएगा। सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, याद करो इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक ले जाता था। और अगर स्केलेटल बोल देता तो सोमैटिक। द डैश न्यूरॉन रिसीव सिग्नल from a sensory organ and transmit the impulse via a dorsal route, ये via a dorsal route into the neuron that carries signal from CNS। तो बताओ, ऐसी न्यूरॉन जो सिग्नल ले जाएगी सेंसरी ऑर्गन से और ले जाएगी इंपल्स वाया ए डॉर्सल रूट, तो वो हो जाएगी एफरेंट, और जो सीएनएस से ले जाएगी आगे की तरफ वो हो जाएगी इफरेंट। किसमें आ रहा है? आप पहले में ही आ जा रहे हैं। ये नर्व कैरी इंपल्स टू सीएनएस, यहां तक ले जा रही है। तो सेंसरी की मोटर देखो, नहीं टू ले जा रहा है ना, टू हुआ तो सेंसरी हुआ, और सेंसरी का दूसरा नाम फिर टू बोला है ना, फ्रॉम नहीं बोला। अगर फ्रॉम बोलता तो मोटर या इफरेंट, ठीक है। ये तो अभी नहीं, ये वाला हाँ, ये कर लोगे आप। देखो क्या कह रहा है, आपने एक हॉरर मूवी देख ली, आपने एक हॉन्टेड मूवी देख ली या हॉरर देख ली, तो आपका धड़कन बढ़ जाता है, आपका माउथ सूखने लगता है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच गए। इसको फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स। तो यानी बोथ ए एंड बी। ये तो अभी आगे रुकिए, ये बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर न्यूरॉन? इनकरेक्ट न्यूरॉन के लिए कौन सी बात है? इनकरेक्ट पूछा है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, सही है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट, ये भी सही है। अच्छा, फिर कह रहा है डिफरेंट टाइप के आयन चैनल होते हैं हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में। डिफरेंट टाइप के आयन चैनल होते हैं कि नहीं होते? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फलाना धमाका, सही है। आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमेबल फॉर डिफरेंट आयन, सही है। जब न्यूरॉन्स नहीं कंडक्ट करते हैं कोई भी इंपल्स, तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है कंपैरेटिवली लेस परमेबल सोडियम के लिए, गलत, मोर परमेबल। और ये सही था, ये गलत कर दिया, लेस की जगह मोर होना चाहिए था, याद है? याद है ना? तो देखिए, छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन बनता है, आपने रिपोर्ट किया, छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm, सही है। The ionic potential across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump, ये भी सही है। मेंटेन तो इसी ने किया था भाई, सोडियम को पकड़ के बाहर ले गया, पोटेशियम को पकड़ के अंदर ले आया, जिससे दोनों तरफ न्यूट्रलिटी बनी रही और सेल अपने पोलराइज स्टेज में रहा, ये सही है। और सोडियम पोटेशियम गलत, ये 3 वो 2, तो हम इसमें से छांट लेंगे। और था जो भी हो आप छांट लेना, हमारा काम है आपको सारे ऑप्शन बता देना। आगे देखिए, कह रहा है कि रेस्टिंग स्टेज में बताना है, रेस्टिंग स्टेज में बताना है, और वो भी करेक्ट चूज करना है। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। हाँ सही है, रेस्टिंग के समय तो ये हुआ था। फिर इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सही है। कह रहा है दोनों तरफ अंतर पैदा हो गया, दोनों तरफ अंतर पैदा हुआ था। आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज व्हाइल इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज, सही है, क्योंकि आरएमपी की बात, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर आगे देखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। फिर रेस्टिंग स्टेज इज डीपोलराइज्ड स्टेज, गलत, गलत। रेस्टिंग पोटेंशियल इज पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव होता है। तो यानी कौन कौन सा सही हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ बी। चलिए
इनकरेक्ट मैकेनिज्म फॉर नर्व इंपल्स, कह रहे नर्व इंपल्स कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, कह रहे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को ध्यान में रखो और इंपल्स को ध्यान में रखो और फिर सही उत्तर दीजिए। फिर गलत गलत पकड़ना है, मैं गलत इनकरेक्ट देखना है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस द साइनेप्स इन इलेक्ट्रिकल, सही है, डायरेक्ट चला जाएगा। फिर कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इंपल्स कंडक्शन इन सिंगल एक्सॉन, सही है, कह रहा है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सिंगल एक्सॉन में जा रहा था, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, हाँ ब्रेन। फिर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट आर सेपरेटेड बाय, गलत, इसमें सेपरेट होती कहां थी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे थी, ये तो इलेक्ट्रिकल उसकी बात करने लगा है, केमिकल की, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ले जाएगा, केमिकल कौन, नहीं गलत है, अरे ये गलत है, क्यों गलत है, इलेक्ट्रिकल की बात चल रही है, केमिकल की क्यों बता रहे हो, बोलो, तो कौन सा गलत हो गया, ये वाला डी ऑप्शन। करेक्ट फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द केमिकल साइनेप्स। अब केमिकल के पे आ गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भले ही कम कर रहे हैं, ऑप्शंस बहुत है उसमें, इसलिए पूरी वैरायटी कवर हो जा रही है, ठीक है। क्या लिखा है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द केमिकल, उस समय इलेक्ट्रिकल पर क्वेश्चन था, अब केमिकल पर है। एट साइनेप्स प्री एंड पोस्ट सेपरेटेड बाय फ्लूइड फील्ड, सही है, करेक्ट। केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हुआ था और इंपल्स को ले जा रहा था, सही है। एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल filled with this neurotransmitter, सही है। When impulse arrive at the axon terminal, synaptic vesicle receive their neurotransmitter in the synapse, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों सही है अभी तक। Released neurotransmitter bind to the specific receptor present on pre नहीं post। अब देखो यही चीज अगर हम लोग ने समझ के नहीं पढ़ी होती, एग्जाम में शर्तियां गलत हो जाती है। तो अभी तक गलत हुआ पांचवा, अभी तक पांचवा गलत हुआ। और आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन, आयन चैनल अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सही है कि गलत है, हाँ आयन चैनल यानी सोडियम की बात कर रहा है, सोडियम अंदर आते ही नया पोटेंशियल जनरेट करेंगे, कहां, पोस्ट में, और यहां लिख देगा प्री, तो गलत, आएंगे तो पोस्ट में आएंगे ना। फिर न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड इज ओनली एक्साइटेटरी, हमेशा जहां ऑल लिखा हो, जहां ओनली लगाओ, एक बार ठहर के सोचना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था और यहां क्या लिखा है, ये ओनली बहुत गड़बड़ कर देता है। यानी पांचवा और ये सातवां, 5 और 7, हाँ हमसे सही पूछा तो ये हो जाएगा सही, तो ये गलत पूछता, 5वां 7वां ऑप्शन होता, ठीक है। बाकी ये पीएनएस का है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पूछा क्या है, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम सीएनएस पीएनएस से मिलकर बना होता है, हमें करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने अपने लिए। पहला, सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है, सही है। पीएनएस में सारी नर्व आ जाएंगी जो बॉडी से एसोसिएटेड हो विद सीएनएस, सही है। पीएनएस में क्रेनियल स्पाइनल नर्व आएंगे, सही है। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस, सही है। Efferent nerve fiber of PNS transmits the impulse from tissue organ to CNS. Efferent जो होता है वो fiber of PNS transmit the impulse from the tissue to the CNS. टिश्यू से CNS, गलत हो गया, गलत हो गया। Efferent ले जाता है इंपल्स को from the CNS to the peripheral, गलत, ये भी तो उल्टा हो गया, ये इसका होना चाहिए था, ये इसका होना चाहिए था, यानी हमारे सही कौन से हुए, तो ये सारे हो गए, 1 2 3 और 4, ये वाला बी वाला सही है ना। बस बाकी का तो अब कल होगा, इतने हम लोगों ने कर लिए, बाकी कल करेंगे।